Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your teacher, your science teacher, Sulochna. And today the topic of the day is chemical reactions and chemical equations, right? अब chemical reactions सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर का नाम डिस्कस करेंगे, क्या मतलब है केमिकल रिएक्शन। अब देखो बच्चों, तुम लोगों ने पीछे क्लासेस में 6th 7th में केमिकल चेंज, फिजिकल चेंजेस पढ़े हैं, है ना। तो फिजिकल चेंज क्या, जिसको तुम रिवर्स कर सकते हो, है ना। मैंने ये पेन की कैप खोली, वापस लगा दी, कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज, ठीक है। अब केमिकल चेंज क्या होता है, जिसको तुम रिवर्स नहीं कर सकते। मैंने इसको अगर मार्कर को आग लगा दी तो वापस से राख बनने के बाद ये वापस नहीं आ सकता ना, सो दैट इज अ केमिकल चेंज। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, जहां केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिलाया तुमने और हमारे पास तीसरा सब्सटेंस जो बना उसकी प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे तुमने दूध से दही बना दिया, कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, चेंज है, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज को ही हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। दूसरा है इसमें केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब हम किसी रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब इसी चीज को हम समझते हैं। देखो, मैंने कहा कि हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने करवाई है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास बन रहा है पानी, है ना। आप देखो बच्चे, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है खुद से जलता है विद पॉप साउंड, पॉप आवाज आती है जब हाइड्रोजन जलता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन मदद करता है जलने में। यू हैड स्टडीड दिस इन ग्रेड 8 कि बिना ऑक्सीजन के फायर हो ही नहीं सकती। तो ये तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक जल रहा है एक जला रहा है, और बना क्या हमारे पास, पानी जो आग बुझा रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे सिंबलाइज करोगे, हाइड्रोजन को हम किस सिंबल से दिखाते हैं, H से, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2। अब तुम मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि मैम इसको हम H लिख रहे हैं और इसको हम O2 लिख रहे हैं, ऐसा क्यों, इसको हमने H2 क्यों नहीं लिखा। तो देखो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, मॉलिक्यूलर फॉर्म में करती है, इसलिए हमने उसको O2 से शो किया। अब ये क्या बना रहा है मेरे पास, इसने बनाया वाटर, ठीक है। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी तुम्हारे सामने, ये कैसी इक्वेशन है, जो केमिकल रिएक्शन को सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको क्या कह दिया, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। आई बात समझ में। तो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल चेंज जब हम कोई रिएक्शन में शो कर रहे हैं, जब हमने दो एलिमेंट्स मिलाए, कोई बिल्कुल दूसरा तीसरा कंपाउंड बना जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, हमने बोला ये केमिकल रिएक्शन है। और अगर हमने उसको सिंबलाइज कर दिया तो हमने बोला ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब बात आती है, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई, उसके लिए भी हमारे पास कुछ तरीके हैं जानने के कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। कैसे पता चलेगा, देखो, पहली चीज, या तो उसमें कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तुमने लैब में किया होगा बेटा, हम क्या करते हैं, नींबू के रस में लिटमस पेपर को डाल के देखते हैं, तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। कलर चेंज हुआ तो तुम्हें पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई, है ना। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, अगर उसकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है। अब स्टेट चेंज क्या, 3 स्टेट होती है ना, 9th में पढ़ा है, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 स्टेट और पढ़ते हो तुम 9th में, कौन कौन सी, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट। अब देखो, स्टेट चेंज मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। जब तुमने देखा दूध से दही बना, तो दूध कैसा है, बिल्कुल लिक्विड है, लेकिन जब तुम दही देखते हो तो दही कैसी होती है, दही तो सेमी सॉलिड होता है ना। स्टेट चेंज हुई, स्टेट चेंज हुई, इसका मतलब क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब तीसरी चीज क्या हो, उसमें कोई गैस इवॉल्व हो जाए, ठीक है, गैस इवॉल्व हो। जैसे हमने क्या किया, रेस्पिरेशन करते हो, है ना,
जो खाना है वो टूट रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो बाहर आ रही है ना। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बच्चों ये चीज याद रखना, रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन है, लेकिन कैसी है, बायोकेमिकल रिएक्शन, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब और क्या हो सकता है बेटा, देखो कलर चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गई, गैस इवॉल्व हुई, तुम्हें पता लगा। या फिर क्या हो, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। अब प्रेसिपिटेट क्या चीज है, प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, जैसे हमने रिएक्शन की, मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, एक लिक्विड मैंने इसमें इसका लिक्विड डाला, तो तुमने देखा कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर, ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, ये मेरा लिक्विड है, ठीक है। अब तुमने देखा कि इसके ऊपर एक डेंस लेयर बन गई, जो तुम्हें अलग से दिखती है, जैसे थक्का होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। कोई रिएक्शन हुआ, उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गई, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। आई बात समझ में। अब एक लास्ट पॉइंट, और ये चीजें तुम्हारे समझ में आ गई। लास्ट चीज है, टेम्परेचर में चेंज आ जाए। ठीक है, मानो तुम्हारी टेस्ट ट्यूब बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन रिएक्शन के बाद बिल्कुल गर्म हो गई, तो ये क्या है, टेम्परेचर चेंज हुआ। इसका मतलब कैसी रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो 5 पॉइंट क्लियर है। कैसे हम बताएंगे कि रिएक्शन हुई, उसका कलर चेंज तो हो गया, तो केमिकल रिएक्शन है। स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से गैस में, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, किसी में भी, हम बोलते हैं क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज गैस इवॉल्व, कोई गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुई। अब एक चीज और देखो, नेक्स्ट चीज आती है, जब मैं कोई रिएक्शन लिख रही हूं, मैंने लिखा H2 + O2 इट गिव्स H2O, लेकिन मैंने यहां पे क्या किया, जब तुम रिएक्शन देखोगे तो मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया। अब तुम ये पूछोगे कि मैम हाइड्रोजन तो H2 थी, ऑक्सीजन O2 थी, आपने H2O बनाया, फिर आप 2 और यहां पे 2 क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हैं, इसका भी रीजन है। देखो, लेवोसियर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला ना हम कोई मास क्रिएट करते हैं, ना ही तुम किसी मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां है तुम्हारे पास, एरो से पहले जितना भी एटम्स, मॉलिक्यूल जो भी प्रेजेंट है, उतना ही तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनने के बाद होता है। वो कहीं भी रिएक्शन में इधर उधर नहीं गया, उसने यहीं रहना है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, राइट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, टू सेटिस्फाई, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लोगों को किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। आई बात समझ में। अब हम सीखेंगे कि ये बैलेंसिंग हम कर कैसे रहे। उसको जानने से पहले ये चीज याद रखो, जो भी एरो के पहले होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। आई बात समझ में। और जो तुम्हारे पास यहां होता है, 2 होंगे तो 2 प्रोडक्ट होंगे, अगर 1 है तो ये भी क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट है। ठीक है, जो एरो से पहले है वो रिएक्टेंट है, जो तुम्हारा एरो के बाद बना वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं किसी इक्वेशन को। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में तुम्हें आगे भी काम आता है। और 11th 12th में तुम्हें कोई बैलेंसिंग नहीं सिखाता, हमें इक्वेशन ही बैलेंस लिखनी होती है। ठीक है, अब देखो, मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दी, ये N2 क्या है बताओ, नाइट्रोजन। ठीक है, H2 क्या होता है, अभी किया था हमने, क्या होता है ये, हाइड्रोजन। ठीक है, और बना क्या मेरे पास, प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, NH3। NH3 होता है अमोनिया, राइट। अब देखो कैसे हम बैलेंस करते हैं। पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, मेरा रिएक्टेंट,
और लूंगी मैं राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, और हाइड्रोजन कितनी है, ये भी मेरे पास 2 है ना। राइट हैंड साइड पे मेरे पास नाइट्रोजन कितनी है, यहाँ पे तो 1 है, और हाइड्रोजन कितनी है, 3 है। अब देखो यहाँ की एक नाइट्रोजन यहाँ कहाँ गायब हो गई, हो नहीं सकती। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, वहाँ 3 हो गई है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसे बैलेंस करना होता है। अब एक चीज और बच्चे, बैलेंसिंग के लिए कोई तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं है, इसमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल होता है। तुमने सब्जी वाले को सब्जी तोलते देखा है, उसको कैसे पता हो, उसे पता होता है कि जब हमने जो वो अपना वेइंग ग्राम्स रखता है या केजी में जो अपना बाट रखता है, उसमें क्या वो पता होता है उसे कि मैंने 5 सेब डालने हैं या मुझे 5 ही ऑरेंजेस डालने हैं। वो भी क्या करता है, हिट एंड ट्रायल ही तो करता है, डालता है फिर निकालता है, डालता है फिर निकालता है। हम भी ये चीज करते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से। एक चीज और याद रखोगे, क्योंकि ये एलिमेंट है, इसकी मल्टीप्लाई तुम किसी भी नंबर से कर लो, आराम से कर सकते हो। लेकिन यहां पे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, जिस नंबर की मल्टीप्लाई नाइट्रोजन से होगी उसी नंबर की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से भी होगी। जैसे घर में भाई बहन होते हैं ना, तो क्या होता है, अगर एक भाई को चॉकलेट मिली है तो दूसरे को भी मिलेगी, वरना यहाँ तो महाभारत होगी, है ना। तो क्या होगा, हमें दोनों को देना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये तो कंपाउंड है, भाई बहन है, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से होगी। अब क्या हो गया, नाइट्रोजन तो मेरे पास बैलेंस हो गई, लेकिन तुम अपना हाइड्रोजन देखो, यहां तो 2 है और यहां कितना है, 6। अब मुझे अगर हाइड्रोजन को 6 करना है तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार आ गया 6। अब दोनों को कंपेयर करो, यहां पे नाइट्रोजन 2, यहां पे भी नाइट्रोजन 2, यहां हाइड्रोजन 6, यहां पे भी हाइड्रोजन 6। अब ये मत सोचना कि यहां पे मल्टीप्लाई 3 से किया तो यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फैमिली है, ये अलग है, ये अलग है, बीच में प्लस का साइन है ना, तो इसीलिए हमने सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं किया है। वो कंपाउंड था इसलिए मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। अब देखो जो हमने यहां किया वो हमने यहां लिख देना है। नाइट्रोजन में मैंने कोई चेंज नहीं किया तो छोड़ दो उसे। हाइड्रोजन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको एलिमेंट के आगे लिखना होता है। कभी भी यहां पे हम कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि ये उसकी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म है, उसको तुम टच नहीं करोगे किसी भी कंपाउंड में। अब यहां देखो, यहां मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया था तो मैं 2 यहां लिखूंगी, यहां कभी भी 2, 3, 4 कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड, और अगर तुमने यहां टच कर दिया तो ये कुछ और ही बन जाएगा। आई बात समझ में, तो तुम यहां पे नहीं छेड़ोगे, ठीक। आ गया समझ में। अब देखो कंपेयर कर लो, दोनों साइड इट इज इक्वल, राइट। एक और रिएक्शन करके देखते हैं ताकि तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो रुको, ये है मेरे पास मीथेन, राइट। इसको मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक। ऑक्सीडेशन के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस वाटर, ठीक। अब कंपेयर करना शुरू करेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखो। कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितनी है, 4, ऑक्सीजन कितनी है, 2। यहां पे भी देखते हैं, कार्बन कितनी है, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 2, ये है, और एक ऑक्सीजन जो अलग कंपाउंड के साथ है उसको अलग लिख लो, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब दिक्कत होगी वरना। और हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, ये भी 2 है। अब देखते हैं, देखो यहां कार्बन 1 है, वहां भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है ना, और यहां हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, यानी यहां गड़बड़ है। ऑक्सीजन यहां 2 है और ऑक्सीजन यहां कितनी है, 2 + 1 3 ऑक्सीजन है मेरे पास। अब देखो मैं हाइड्रोजन को पकड़ती हूं, मुझे हाइड्रोजन से क्या करना है, बैलेंसिंग शुरू करनी है। तो मैंने हाइड्रोजन को क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 4 हो गई, तो यहां हाइड्रोजन मेरी बैलेंस हो गई। अब तुम देखो, अगर ये तो भाई बहन है, इसकी मल्टीप्लाई जिससे होगी उसी से इसकी भी होनी चाहिए, है ना। अब मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से कर दी,
है ना। यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 + 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ मेरे पास 2 है। यहाँ तुम देख सकते हो ऑक्सीजन सेपरेट है, यानी तुम यहाँ ऑक्सीजन को सेपरेटली मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, 4 आ गया मेरे पास। अब देखो क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। कार्बन 1 था, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन मेरे पास 4 है, ऑक्सीजन देखो 4 है, हाँ मेरे पास ऑक्सीजन 4 है, यानी मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब मुझे सिर्फ इसे लिखना है। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया था, 2, राइट। यहां पे मैंने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। अब देखो मेरी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस, राइट। वी वर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, कितने तरीके की होती हैं, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना। सो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में भी पढ़ते हो तुम सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज बनाना, ठीक है, कोई चीज बनना, जुड़ना, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। सो यहाँ पे देखो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, जैसे नाम बता रहा है तुम्हें, कंबाइन, दो चीज कंबाइन हो रही हैं। देखो एक एलिमेंट ये था मेरे पास, एक ये है, ठीक है, दोनों ने कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाया, इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। कैसे, ये है मेरे पास एक एलिमेंट A, दूसरा B, मिलके इन्होंने बना लिया AB, ठीक है। अब इसको रियलिटी में देखते कैसे होता है। कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर गया, इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ अलग से कंपाउंड बना नहीं, A था, B था, जुड़ गया और क्या बना लिया, प्रोडक्ट, राइट। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे इजी टाइप की रिएक्शन टू आइडेंटिफाई, राइट। अब देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, पिछली वीडियो में सीखा था हमने बैलेंसिंग, क्या ये तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस्ड है। कार्बन 1, यहां पे भी कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, यस इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये तो थी तुम्हारी पहले टाइप की रिएक्शन। दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे इसका नाम बता रहा है तुम्हें, डिकम्पोज, टूटना, ब्रेकिंग, है ना। तो यहां क्या हो रहा है, इसका ठीक ऑपोजिट, यहां पे तुम्हारे पास एक कंपाउंड होता है और वो टूट जाता है किसमें, A और B, ठीक है। इसको समझते हैं कैसे टूटा। मेरे पास था कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने इसको हीट कर दिया, ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कैसी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चे 3 टाइप की होती है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही टाइप की है, सबसे इजी रिएक्शन टू आइडेंटिफाई। अब थोड़ा सा डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम एक्सटेंड करके समझते हैं, क्योंकि ये 3 टाइप की है, ठीक है। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन से 3 तरीके की होती है। पहली होती है थर्मल डिकंपोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकंपोजिशन का मतलब होता है जो हीट देने से टूट जाए। जैसे तुमने जो अभी रिएक्शन की कैल्शियम कार्बोनेट वाली, उसमें क्या हुआ था, तुमने हीट किया और ये टूट गई, तो ये कैसी रिएक्शन है तुम्हारे पास, थर्मल डिकंपोजिशन रिएक्शन। अब दूसरे टाइप की रिएक्शन कौन सी है तुम्हारे पास, अब है मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। अब देखो जैसे तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तुम, इसीलिए इलेक्ट्रिक आया। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कंपाउंड को तोड़ते हैं। देखो अभी तुम आगे चैप्टर पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम करते हैं मेटलर्जी, की मेटल्स को
कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर से, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना होता है कि मुझे गोल्ड चाहिए, मैं जाऊंगी खोदूंगी, निकाला गोल्ड और यूज करो, ऐसा नहीं होता। मेटल तुम्हें किस फॉर्म में मिलता है? कंबाइंड फॉर्म में, उसके साथ और चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो उसके एक्सट्रैक्शन में तुम लोग देखोगे, जब हमें प्योर मेटल चाहिए होता है तो हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन उसका करवाते हैं। अब यहां हमने क्या किया, देखो ये था मेरे पास, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये है मेरे पास मोल्टन NaCl। मैंने मोल्टन NaCl लिया। क्या होता है NaCl? ये एक सॉल्ट है। कहां यूज करते हो? सोचो कहां यूज करते हैं? घर में जो नमक खाते हो वो क्या है? सोडियम क्लोराइड है। मैंने सोडियम क्लोराइड लिया मोल्टन फॉर्म में और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, ठीक है। यहां पे मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। ये टूट जाएगा किसमें? सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, ठीक है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं हम? कैटायन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं हम? एनायन, राइट। सो कैटायन और एनायन में टूट गया है। ये भी टूट रहा है, इसलिए क्या है? डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो कैसा डीकंपोजिशन? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। आई बात समझ में? और जो लास्ट टाइप का डीकंपोजिशन है ये बड़ा मजेदार है, ये है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, ठीक है। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन मतलब फोटो हम किसको कहते हैं? सनलाइट को, है ना। लाइट को क्या कहते हैं? फोटो। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन का मतलब जो लाइट में डीकंपोज हो जाए, ठीक है। अब लैब में तुम अगर जाओगे तो वहां जाके देखना कि सोडियम क्लोराइड को कहां रखा है। सोडियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जिसको हम कहां रखते हैं? हमेशा अंधेरे में, ठीक है। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है। देखो ये है मेरे पास सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। अगर इसको फोटो मिल जाए, सनलाइट मिल गई इसको, तो क्या होगा? किसमें टूट जाएगा? ये टूट जाएगा सिल्वर और क्लोराइड आयन में। आई बात समझ में? तो तीनों में तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रही है ना। जहां हीट से हुआ तुमने उसे बोल दिया थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ हमने उसको बोल दिया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां सनलाइट की वजह से हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, राइट। ये चीज क्लियर? सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके की होती है। एग्जाम में तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इसको अपने दिमाग में रखोगे कि अगर तुम्हें ये डेल्टा दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है हीट, ये दिखाई दे रहा है इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई होगी, उसमें दिया होगा। अगर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है तो लाइट में डिकम्पोज हो गई होगी, राइट। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं चाहती हूं तुम लोगों को समझ में आए कि हम किसी रिएक्शन को बहुत इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, कि तुम्हें देख के रिएक्शन समझ में आ जाए कि कैसा एलिमेंट रहा होगा और उसमें किस स्टेट में रहा होगा, कैसे समझ में आएगा। तो देखो ये है मेरे पास एक रिएक्शन, ठीक है। मैंने कार्बन सॉलिड फॉर्म में लिया तो मैंने इसके आगे ब्रैकेट के अंदर S लिख दिया। ऑक्सीजन मेरे पास गैसियस थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मेरे पास गैस बनी है ना। अब मैंने इसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया है तो तुम देखते ही पहचान सकते हो कि मैम ये तो सॉलिड है, ये तुम्हारे पास गैस है और ये भी हमारे पास गैस है। अब एक चीज और, अगर ये गैस है तो तुम इसको एरो से भी दिखा सकते हो। कैसा एरो? अपसाइड एरो, ठीक है, कि ये गैस है। लेकिन अगर तुमने किसी में ऐसे डाउनसाइड एरो देखा किसी कंपाउंड में, जैसे एक बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट भी बनता है, तो डाउन एरो अगर तुम देख रहे हो इसका मतलब उसमें चाहे दिया हो ना दिया हो, डाउन एरो का मतलब वो प्रेसिपिटेट है। क्या है वो? प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट? हमने फर्स्ट वीडियो में भी किया है। क्या होता है प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट होता है डेंस लेयर जो अलग से किसी कंपाउंड के ऊपर अपना क्या बना ले? डेंस लेयर बना ले, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये चीज भी तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि तुम रिएक्शंस को देख के समझ जाओ कि इसमें क्या करना है, ठीक है। अब हम आएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दो टाइप की होती है, एक होता है सिंपल या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल की जगह सिंगल लिख लो इसको। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। राइट? अब देखो, अगर मैं बोल रही हूं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल मतलब एक ही चीज कोई डिस्प्लेस हो रही होगी। अब डिस्प्लेस से क्या समझते हो, देखो पहले इसको समझो तो तुम्हें इजी हो जाएगा, जब रिएक्शन कराऊंगी तो तुम्हें इजी हो जाएगा। देखो मेरे पास एक कंपाउंड है AB, ठीक है, मैंने इसमें एक एलिमेंट डाला C। अब क्या हुआ, देखो ये था C बाहुबली, ठीक है, C इतना पावरफुल है कि इसने A को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। डिस्प्लेस मतलब उसको हटाया और उसकी पोजीशन खुद ले ली है। अब इसने क्या करा, खुद का कंपाउंड बना लिया और A को बोला चल भाग यहां से। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो C था ये A से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है, रिएक्टिव है। अब इसको हम अभी पहले समझो, उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज करेंगे तो तुम्हें उससे क्लियर हो जाएगा। देखो AB था, C की तुमने रिएक्शन कराई, C ज्यादा रिएक्टिव है, इसने A को डिस्प्लेस किया, अपना कंपाउंड बनाया और A बेचारा अकेला रह गया। इस चीज को समझो। देखो ये है मेरे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी आयरन के साथ। ठीक है, तो आयरन जो होता है कॉपर से बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या होता है कि आयरन क्योंकि रिएक्टिव है कॉपर से, तो ऑब्वियसली अगर वो प्रेजेंट है तो वो तो हटा ही देगा ना इसको। इसने हटा दिया और इसने बना लिया अपना कंपाउंड। इसने कॉपर को बोला तू भाग जा यहां से, तेरे पास कोई भी रिएक्टिविटी नहीं है, बहुत कमजोर होता है कॉपर। ठीक है, रिएक्टिव नहीं होता, कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है। तो क्या होता है, आयरन तुमने डाला, आयरन ने उसको कर दिया डिस्प्लेस और उसने बना लिया अपना कंपाउंड। इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां एक एलिमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है दूसरे को। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की कि ये क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे तुम्हें नाम से समझ में आ रहा, डबल मतलब दो चीज डिस्प्लेस हो रही होंगी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, ये मेरे पास एक कंपाउंड, ये मेरे पास दूसरा कंपाउंड। ठीक, C A से रिएक्टिव था तो इसने इसको डिस्प्लेस किया और A ने सोचा कि चलो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बेचारा किसके साथ चला गया, D के साथ। ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखो ये है मेरे पास एक कंपाउंड सोडियम सल्फेट, ठीक, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई है बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक, अब देखो अभी रिएक्टिविटी सीरीज इसके बाद हम करते हैं। सोडियम बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, सोडियम इतना रिएक्टिव होता है कि हम इसको ऑक्सीजन में तुम इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं। ठीक है, इतना रिएक्टिव है। तो सोडियम क्या करता है, बेरियम को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। वो बोलता है तू जा यहां से, क्लोराइड मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कंपाउंड बनाऊंगा। इसने क्या किया, देखो सोडियम ने क्लोरीन को भगा दिया और कंपाउंड बना लिया क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब बचा यहाँ पे सल्फेट और यहाँ पे बचा बेरियम। तो बेरियम ने सोचा चलो मैं सल्फेट के साथ ही बना लूंगा कंपाउंड, कोई बात नहीं, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज डिस्प्लेस हुई है, सोडियम तो हुआ ही हुआ, है ना, बेरियम भी अपनी अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हुआ है और उसने दूसरी साइड कंपाउंड बना लिया। दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें एक साथ डिस्प्लेस हुई हैं। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। ठीक है, ये किस चिड़िया का नाम होता है, देखो अब मैं तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज के लिए एक छोटा सा बोल सकते हो कि शॉर्टकट तरीका बताऊंगी लर्न करने का। ठीक है, हम लोगों ने भी अपने टाइम पे ऐसे ही लर्न किया। ठीक है, तुम भी ऐसे लर्न करना। देखो पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं।
देखो रिएक्टिविटी सीरीज नीचे को क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी नीचे डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये क्या होती है, इंक्रीज। आई बात समझ में? यानी जो पोटेशियम है, के क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, इसके नीचे प्लैटिनम भी आता है, ठीक है, और कम रिएक्टिव है। अब देखो इसको लर्न कैसे करोगे, के फॉर हम लर्न कैसे करते, देखो केदार नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, 4 एलिमेंट लर्न करने, कॉपर, मरकरी, एजी एंड एयू। एजी इज सिल्वर और एयू इज गोल्ड। तो ऐसे लर्न कर लेना, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ठीक, इजीली लर्न होगा। और फिर तुम्हारे पास बचा कॉपर, एचजी, एजी एंड एयू, राइट। अब ये तो बात हुई रिएक्टिविटी सीरीज की। अब तुम देखो कैसे ये डिस्प्लेस करेगा। अगर मैंने तुम्हें कहा कि कोई कंपाउंड मैग्नीशियम के साथ है, ठीक है, और मैंने इसमें एल्यूमिनियम को डाला, तो बताओ क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा उसकी जगह से? मैग्नीशियम ऊपर है और एल्यूमिनियम नीचे है, यानी कि एल्यूमिनियम तो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, तो उसको कैसे डिस्प्लेस करेगा? मैग्नीशियम तो बोलेगा चल भाग यहां से, है ना। तो मैग्नीशियम जो रिएक्टिव होता है उसको नहीं डिस्प्लेस कर सकता है, तो छोटा एलिमेंट जो उससे कम रिएक्टिव है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, अगर सोचो कि यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड था और मैंने यहां पे ले लिया जिंक, अब तुम देखो कि जिंक तो एल्यूमिनियम के नीचे है, तो क्या जिंक एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं, क्योंकि अब एल्यूमिनियम उससे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। आई बात समझ में? यही रीजन है कि जब हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट किया तो तुम लोगों ने वहां पे एक रिएक्शन की जहां पे आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को। वहां तुमने एक रिएक्शन की थी ये, और यहाँ पे आयरन ने अपना कंपाउंड बनाया था और कॉपर सेपरेट आ गया था, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तुमसे एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शंस ऐसे नहीं पूछेंगे कि बताओ आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से भी क्या फॉर्म हो रहा है, ये बहुत कम होता है। वो तुमसे पूछेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा है और तुमने उसमें आयरन की नेल डाली है, नेल समझते हो, कील डाली है, अब क्या होगा वो तुमसे ये पूछेंगे। तो याद रखना, अगर कॉपर सल्फेट में आयरन की नेल डाली है तुमने, तो आयरन तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो यानी कि तुम्हें जो कलर है उस सॉल्यूशन का वो ग्रीनिश सा कलर दिखाई देता है। फिर अदरवाइज कॉपर सल्फेट का खुद का कलर ब्लू होता है, ठीक है। तो जब वो डिस्प्लेस कर देगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? आयरन का खुद का कलर कैसा हो जाता है? हल्का ग्रीनिश सा कलर आता है। तो जो सॉल्यूशन हो गया वो, अगर तुम्हें कलर चेंज दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। आई बात समझ में? सो दिस इज अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये लर्न करनी होती है, ठीक है। कैसे बोला लर्न करने? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कॉपर, एचजी, एजी एंड एयू, राइट। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन में आएंगे। वी हैड डिस्कस्ड different types of reactions, right? What all we had done? Combination reaction, है ना, याद है? Synthesis reaction, है ना, decomposition, फिर 3 तरीके की decomposition की थी तुम लोगों ने, कौन कौन सी? Photolytic, electric और तीसरी कौन सी थी? Thermal decomposition, ठीक है। फिर तुम लोगों ने displacement reaction की है, single displacement और double displacement, है ना। अब हम बात करेंगे अलग तरीके की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है। अब कैसे चलती है देखो, ऑक्सीडेशन जैसे तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? या तो ऑक्सीजन ऐड होती है, या हाइड्रोजन बाहर आती है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, ठीक है। देखो ये कार्बन है, ऑक्सीजन तुमने ऐड कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। या फिर तुमने क्या किया, वाटर था मेरे पास, मैंने इसको डिकम्पोज करा दिया, तो हाइड्रोजन अलग निकल गई और ऑक्सीजन अलग निकल गई। अब यहां क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अलग हो रहा है ऑक्सीजन से, तो कैसी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरे टाइप की रिएक्शन, क्या बोला मैंने इसमें? तीसरा क्या होगा
कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। ये था मेरे पास जिंक, तुमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो ये क्या हो गया, अपने जिंक आयंस में टूट गया है, ये अपने जिंक आयन में टूट गया है, इलेक्ट्रॉन्स में टूट गया है। तो अगर ये वाला केस भी होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है, क्या किया मैंने, हाइड्रोजन लिया, सल्फर लिया, H2S बन गया, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुई है तो क्या हुआ है, ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन। अगर इसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन बाहर आ जाए, पानी था तुमने इसमें से बाहर कर दी ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ये भी कैसी रिएक्शन हो रही है तुम्हारी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तुमने अलग कर दी। तो ये वाला एग्जांपल तुम्हारा दोनों में आ सकता है, ठीक है। अब अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, मैंने क्या किया, जो जिंक के आयंस थे ये दे दिए वापस जिंक को, ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब अगर ये दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड हो जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स। तो देखते हैं वो कैसी होती है। अब एग्जाम में तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं पूछते बच्चे, ये नहीं पूछते, बस तुम्हें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स पूछते हैं, ठीक है। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड होना है, ठीक है। क्या किया मैंने, देखो ये मेरे पास था कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन ने यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया, ठीक है, और क्या कर लिया, पानी बना लिया। तो कॉपर का यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकली है, तो यानी कि यहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन ऐड हो गई है ना। तो ये कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, राइट। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीजन निकल गई। हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, उसमें हाइड्रोजन जुड़ गई, ठीक है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनके अलावा दो और टाइप की रिएक्शन होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ऐसे समझ लो कि क्या होती है, ठीक है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वॉन्ट कि अगर चैप्टर में आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं जिस रिएक्शन में क्या होता है, हीट यूज होती है, मतलब वो रिएक्शन बिना हीट के होती नहीं है ना, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर आती है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक का कोई एक एग्जाम्पल, बायोकेमिकल एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ हो। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता, हीट चाहिए उसको, वो है ना, इंफ्रारेड रेडिएशंस चाहिए होती है, विदाउट दैट इट इज नॉट अकरिंग, राइट। सो क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। एक्सोथर्मिक हमने रेस्पिरेशन किया, ठीक है, हम जब सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट भी तुमको फील होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर आ रही है, ठीक है। सो दो टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है तुम्हारे पास, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। थ्योरेटिकल है तो उसको थोड़ा सा ऐसे समझोगे कि कोरोजन, अब कोरोजन से तुम लोग सिर्फ रस्टिंग समझते हो, कोरोजन का एक पार्ट है बच्चे रस्टिंग, कोरोजन रस्टिंग नहीं है, रस्टिंग कोरोजन का एक पार्ट है, ठीक है। और दूसरा वर्ड होता है रेंसिडिटी, राइट। अब कोरोजन क्या होता है, देखो जब कोई मेटल ऑक्सीजन या वाटर की साथ रिएक्शन कर रहा है, दोनों के साथ इकट्ठा रिएक्शन होनी चाहिए, सिर्फ एक से कोरोजन नहीं होता, ठीक है, एक साथ उसको दोनों चीजें मिल रही हैं, ऑक्सीजन भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, ठीक है, या फिर कोई केमिकल मिल रहा है, वो जो रिएक्शन शो करेगा उसके बाद मेटल का हाल क्या होता है, मेटल इज ईटन अप, मेटल खराब हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो रस्टिंग कोरोजन का एक पार्ट है जो तुम्हारे पास आता है, रस्टिंग तुमसे पूछा जाता है, रस्टिंग क्या होता है। तो रस्टिंग क्या होता है, जब आयरन में ऑक्सीजन, तुमने ऑक्सीजन और
पानी इसके साथ ऐड हो रहा है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस दिस। मैंने डॉट H2O लिखा है। डॉट XH2O का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, इसका मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये तुम पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझ लो कि ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वो पानी होता है जो किसी कंपाउंड के बनते वक्त उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई बात समझ में? तो ये जब तक तुम इसमें से एक चीज हटा दो कभी भी रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। मैंने ये हटा दिया, ये कुछ भी एक हटा दो, रस्टिंग नहीं होती, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल, तुमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, रुको इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लो। तुम्हारे बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया होगा शायद। ठीक है, मैंने क्या किया, एक आयरन की नेल ली, कील ली, ठीक है, और इसको यहां पे लटका दिया, ठीक है। एक आयरन की नेल ली, उसको पूरा पानी में डुबा दिया, ठीक है। और एक ली, उसको मैंने थोड़ा सा पानी भी मिल रहा है और उसको हवा भी मिल रही है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में से रस्टिंग किस में होगी, तो बताओ किस में होगी। इसको सिर्फ हवा मिली, पानी नहीं मिला, तो क्या इसमें रस्टिंग होगी? नहीं होगी। इसको पानी तो मिल गया लेकिन इसको क्या नहीं मिला? एयर, तो क्या इसमें रस्टिंग होगी? नहीं। रस्टिंग किस में होगी? जिसको पानी भी मिला और एयर भी मिला, यानी रस्टिंग थर्ड वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें होगी, राइट। ये चीज समझ में आई। तो कोरोजन का एक पार्ट है रस्टिंग, और रस्टिंग में तुम्हारे पास आयरन की रस्टिंग है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। अब देखो, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रस्टिंग ऐसे हो रही है, तुम्हें समझ में आ गया कि दोनों चीजें मिलेंगी तभी रस्टिंग क्या होगी? होगी। अगर दोनों में से एक चीज हटा दो तो रस्टिंग नहीं होगी। अब तुमसे अगर पूछते हैं कि बताओ रस्टिंग अगर रोकनी हो तो क्या करोगे, क्या करेंगे? तो तुम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, पेंटिंग कर लेंगे, पॉलिश कर देंगे सरफेस को। तो हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि उसका कांटेक्ट तुम हटाओगे पानी से और हवा से। कांटेक्ट हट जाएगा तो अपने आप ही रस्टिंग नहीं होगी, है ना। तो दिस इज व्हाट कोरोजन और रस्टिंग। अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी पे। बहुत छोटा सा टॉपिक है रेंसिडिटी। देखो, रेंसिडिटी का मतलब होता है खाने वाली चीज का खराब हो जाना, यानी ऐसी चीज जिसमें ऑयल है, ठीक है, सॉल्ट है, उसका खराब हो जाना, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है? तो देखो क्या होता है, एयर में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वो भी उस पर अटैक कर रहे हैं, है ना। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं जो तुम खाते रहते हो, अंकल चिप्स और लेज और ये कुरकुरे, ये सब खाते हो, उस पैकेट के अंदर हवा भरी होती है। तुम्हें लगता है उसमें हवा है? उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता। एयर में ऑक्सीजन है जो फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है, खराब कर देती है, इसलिए हम उसमें क्या भर रहे हैं? नाइट्रोजन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रेंसिडिटी। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे? ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट रोक दो उसका। एयर से कॉन्टैक्ट रुक जाएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? फूड बच जाएगा। तो रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो तुम खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखो, है ना, रेफ्रिजरेशन करो। एक और चीज तुमने देखा होगा, जो पिकल्स हैं वो भी तो बहुत टाइम तक रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं? क्योंकि उसको हम पूरा ऑयल में डुबा देते हैं। तुम देखना, जितना वो तुम उसको कभी करके देखना, उस अचार में से थोड़ा सा अचार ऊपर ऊपर रख देना, ठीक है, जो ऑयल में ना डूबे, उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो अब किसके कांटेक्ट में? एयर के कांटेक्ट में इजीली उसको खराब किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कांटेक्ट खत्म करना है उसका, तो हमें क्या करना है? या तो उसको एयरटाइट कंटेनर में रख लो, उसको पूरा शुगर सॉल्यूशन में डुबा दो, पूरा नमक लगा के रख दो, उसको कुछ नहीं होगा, डिहाइड्रेट करके रखो, नाइट्रोजन में पैक करके रखो, ठीक है। सो दीज ऑल आर द वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर फूड, राइट। बट सबसे अच्छा होता है फ्रेश फूड खाओ, विच इज हेल्दी, राइट। We will discuss some of the questions how it will be coming in exam. अभी तुमने पढ़ लिया है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे हम बैलेंस करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है बच्चे, तो थोड़े क्वेश्चन हम वो भी डिस्कस करके देखते हैं तुम्हें कितना अच्छे से समझ में आया चैप्टर। सो यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन, जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस when reacts with dilute HCl whereas copper does not.
एक्सप्लेन वाई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर जिंक की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है तो जिंक क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब तुम मेटल्स नॉन मेटल्स वाला चैप्टर करोगे तो ये वाला रिएक्शन जो होता है ये हाइड्रोजन की प्रिपरेटरी रिएक्शन है। ऐसे हम लैब में हाइड्रोजन को प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है। सो ये रिएक्शन वो बोल रहा है कि ये तो हो रहा है कि हम जिंक से जब हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट करा रहे हैं तो जिंक क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब वो ये कह रहा है कि जब हमने कॉपर की रिएक्शन कराई इसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। अब याद है अगर तुम्हें तो कल हमने रिएक्टिविटी सीरीज की है ना, और उसमें तुम्हें याद हो तो हाइड्रोजन ऊपर है और कॉपर उसके नीचे आता है। तो यहां पे तुम्हें वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्योंकि कॉपर इससे कम रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, वो उसे डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता। सो इट इज नो रिएक्शन। ये रीजन है कि जब हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो हमें हाइड्रोजन गैस दिखती है, बबल्स दिखते हैं हमें, ठीक है। लेकिन जब तुमने कॉपर को डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो कुछ भी नहीं हुआ, वो जो कॉपर के क्रिस्टल थे वैसे ही थे, है ना। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा है, वो तो कम रिएक्टिव है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत देखने मिलेंगे तुम्हें। कंप्लीट एंड बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। पहली चीज कंप्लीट करने, अभी तो मैंने तुम्हें कंप्लीट करके दे दिया है, ठीक है, सिर्फ बैलेंसिंग बता रही हूं। लेकिन अगर एग्जाम में तुम्हें आता है ये दिया ही नहीं तुम्हें और वो कह रहे हैं कि कंप्लीट करो और बैलेंस करो रिएक्शन को, तो तुम्हें ये चीजें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल का ही ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एग्जाम में कंप्लीट करने को भी आती है, बैलेंसिंग के लिए भी आती है। अब कल बैलेंसिंग हमने सीखी है ना। तो बताओ कॉपर यहां पे कितना है 1, यहां कितना है 1, जबकि ऑक्सीजन कितना है तुम्हारे पास 2 और यहां कितना है 1। फिर प्रॉब्लम आ गई। अब यहां हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन 2, लेकिन अगर तुम्हें ऑक्सीजन 2 करना है तो कॉपर भी 2 हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों को दे दिया। तो ऑक्सीजन तो मेरी बैलेंस हो गई। अब मुझे कॉपर बैलेंस करनी है तो कैसे करूंगी? कॉपर को भी 2 दे दो, है ना। हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। अभी जो कल मैंने तुम्हें सिखाया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, है ना, एग्जाम में तुम्हें वो शो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हें सीधे बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी होती है, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वो लिखने की, वो तुम्हें सिर्फ समझाया है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहां मैग्नीज कितना है 1, यहां देखोगे यहां पे भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है 2, जबकि यहां ऑक्सीजन कितनी है 1। मैंने यहां ऑक्सीजन भी 2 कर दी, ठीक। अब मेरे पास ऑक्सीजन 2 हो गई है, राइट। हाइड्रोजन को देखो, यहां हाइड्रोजन कितनी है 1, यहां पे कितनी हो रही है 4, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो रही है। अब मुझे यहां अगर 4 हाइड्रोजन कर रही है तो मैं क्या करूंगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब क्लोरीन, बाकी सारा बैलेंस हो गया तुम्हारे पास। क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितना है 4, ठीक है, क्योंकि यहां पे 1 मानते हैं हम, खुद खड़ा है इसका मतलब वो 1 है वहां पे। तो 4 1 जा 4, क्लोरीन तुम्हारे पास 4 हो रही है। यहां देखो क्लोरीन 2 है, तो क्या करोगे? वेरी सिंपल, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई बात समझ में? अब देखो पूरी रिएक्शन चेक करो, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन देखो 4, यहां हाइड्रोजन कितनी है 4, यहां क्लोरीन देखो कितना है 4, यहां पे कितना है 4। सो एग्जाम में इस तरीके से तुम्हें बैलेंसिंग करनी है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू थर्ड क्वेश्चन, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन 3 कहता है आइडेंटिफाई एंड बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशंस तुम्हें मिली हैं इन्हें आइडेंटिफाई करना है। तुमने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की हैं, तो यहां पे हमें देखना है कि कौन से टाइप की इक्वेशन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तुमने कौन सी इक्वेशन बैलेंस की, किस टाइप की इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब देखो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट दे रहा है तुम्हें, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन कल हमने की है। कौन सी रिएक्शन होती है? किसमें किया था तुमने? याद करो जरा। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है
उसकी पोजीशन ले रहा है और कॉपर अलग चला गया। कैसी रिएक्शन होती है ये? राइट, इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जहां पे आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या लिखोगे तुम? इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तुमने पहचान लिया। अब तुम्हें बैलेंस करना है। अब बताओ मुझे ये बैलेंस है या नहीं है? आयरन 1 है, आयरन 1 है, यहां पे कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, सल्फेट का एक आयन है, यहां सल्फेट का एक आयन है। ठीक है, तो यानी इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस्ड है, तुम्हें कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी थी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। ठीक है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब देखो हो क्या रहा है, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा, तो इसने क्या किया है, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया और इसने बना लिया अपना कंपाउंड क्लोरीन के साथ। ठीक, अब बचा यहां पे OH। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि चलो मैं जो ये हाइड्रोजन बचा है, यहां से OH और यहां से H, इसने सोचा चलो अब हम ही अपना कंपाउंड बना लें, है ना। तो इसने क्या किया, अपना कंपाउंड बना लिया। कैसी रिएक्शन है ये, जहां पे दो चीजें एक साथ डिस्प्लेस हो रही है। हम लोगों ने किया था, जब दो चीजें एक साथ डिस्प्लेस होती है कैसी रिएक्शन होती है? ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पे दो चीजें एक साथ डिस्प्लेस हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, आई बात समझ में? अब तुमने इसकी बैलेंसिंग देखनी है। सोडियम कितना है? 1, यहां कितना है? 1। ओ देखो ऑक्सीजन कितना है? 1, यहां कितना है? 1। हाइड्रोजन कितनी है तुम्हारे पास? 2, यहां पे हाइड्रोजन कितनी है? एक H है, एक ही H है ना, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गई। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, यानी ये इक्वेशन भी बैलेंस है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां देखो बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट, सॉरी बेरियम क्लोराइड एंड लेड सल्फेट, इनकी रिएक्शन हो रही है। तो देखो बेरियम लेड से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो उसने उसकी प्लेस से उसे उठाया और अपना कंपाउंड सल्फेट के साथ बना लिया। ठीक, अब क्या बचा, जो लेड है इसने सोचा चलो छोड़ो, मुझे जो मिलता है उसी के साथ मैं कंपाउंड बना लूंगा। इसने क्या किया, अपना कंपाउंड क्लोरीन के साथ बना लिया। अगेन इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पे दो चीजें एक साथ डिस्प्लेस होती है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पे आओ, इसको चेक करो, क्या ये बैलेंस्ड है? एक बेरियम है, एक बेरियम, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, Pb1 है, Pb1 है, सल्फेट एक रेडिकल है, एक रेडिकल है, राइट। रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट पे आओ, सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। अब अगर तुम्हें याद है, ये एक एलिमेंट, ये बी एलिमेंट, दोनों जुड़ गए और इन्होंने बना लिया प्रोडक्ट। अब याद करो ये कौन सी रिएक्शन थी जिसमें ए और बी जुड़ के ए बी बनाते थे? कौन सी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। सो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब तुम देखोगे क्या ये बैलेंस्ड है? सो दिस इज योर होमवर्क, तुम्हें ये करनी है, रिएक्शन बैलेंस करनी है कि ये रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, यानी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तुम्हारी, इसको तुम खुद से बैलेंस करोगे। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन पे। क्या है ये? NH3 क्या होता है? अमोनिया। ठीक, अब मैंने यहां पे डबल साइडेड एरो बनाए हैं। डबल साइडेड एरो क्यों बनते हैं? क्योंकि ये बताता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है कि एक बार यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन गया
उसके बाद वापस से रिएक्शन होना शुरू हो जाती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ता है और वापस अमोनिया बनाना शुरू करता है। अब देखते हैं अमोनिया क्या है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना, यानी अब ये क्या है, ये AB है और ये टूट रहा है A और B में। किस टाइप की रिएक्शन हो रही है ये, डीकंपोजिशन रिएक्शन, राइट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखेंगे क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है। अगर मुझे ये बैलेंस करनी है तो मैं क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक। अब नाइट्रोजन 2 हो गया, यहां पे भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन क्या है 2 है और यहां हाइड्रोजन 3 2 जा 6, मुझे यहां हाइड्रोजन कितनी करनी है 6, तो मैं क्या करूंगी 3 से इसकी मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो तुम लोग कर लोगे, इजी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्यों हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, क्या जरूरत है ना। अब हमने कल किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर कोई भी मास है वो ना तुम क्रिएट करोगे ना तुम डिस्ट्रॉय करोगे, यानी जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। उस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अगर मुझे मैग्नीशियम को जलाना है तो मैं उसको पहले साफ करती हूं, ऐसा क्यों करना पड़ता है। देखो मैग्नीशियम जब वो वैसे तुम उसको एयर के कांटेक्ट में रखोगे तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अब मैग्नीशियम, जैसे सोचो ये मैग्नीशियम है, एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, तो इसके ऊपर एक लेयर जम गई है उस ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है ये, है ना। तो अब ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये जो तुम्हें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट शायद ना दे पाए। इसके लिए अगर हमें मैग्नीशियम की रिएक्शन करानी है, पहले हम इसको अच्छे से साफ करते हैं और उसके बाद इसकी रिएक्शन कराई जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों हम साफ करते हैं जलाने से पहले एयर में, तो इसीलिए करते हैं ताकि उसका डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिले। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये पहले से ही रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो फिर तो ये रिएक्शन ही नहीं देगा ना ढंग से, प्रॉपर रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इसको पहले साफ करते हैं ताकि ये प्रॉपर रिजल्ट तुम्हें दे। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से तुम क्या समझते हो, क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं है, जिस भी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। प्रेसिपिटेट कैसे पहचानते हैं हम, इस डाउन एरो से, राइट। तो अगर किसी भी रिएक्शन में ऐसा तुम्हें डाउन एरो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें प्रेसिपिटेट बना। ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसको तुम ऐसे पहचानोगे, बेरियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ हो रहा है, तो बेरियम का क्या किया, बेरियम को सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम उसके ऊपर आता है, सोडियम ने उसे डिस्प्लेस किया, अपना कंपाउंड बना लिया। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक थक्का सा जम जाता है बेरियम सल्फेट का। नेक्स्ट अगर तुम सिल्वर नाइट्रेट में देखो, सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसमें तुमने थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाल दिया, उसके बाद क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। ये अलग से तुम्हें सिल्वरी लेयर दिखाई देती है टेस्ट ट्यूब के ऊपर। और
क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट, राइट। अब इन दोनों रिएक्शंस को प्लीज प्लीज लर्न करोगे, क्योंकि एग्जाम में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखने भी आती है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो एनी टू रिएक्शंस यू कैन टेक, आई एम गिविंग यू टू, राइट। कोई भी दो रिएक्शन तुम ले सकते हो, लर्न कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको याद कैसे रखना है कि उसमें डाउन एरो बना है। डाउन एरो का मतलब ही है कि वो प्रेसिपिटेट है, वो तुम्हें टेस्ट ट्यूब के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये सारी जितने तुमने क्वेश्चन किए हैं एग्जाम में, तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, ठीक है। इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली क्या प्रैक्टिस करना है? बैलेंसिंग। तुम्हें बैलेंसिंग बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अभी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लो, होप सो तुम लोग लर्न कर रहे हो रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोला था? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, लर्न कर लो इसको अच्छे से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स नॉन मेटल्स में भी तुम्हें काम आएगा। आई बात समझ में? ओके, सो टुडे वी विल डू दिस मच इन द क्वेश्चनर सेशन। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। तुम्हें कोई चीज समझ ना आए, प्लीज कमेंट इन द सेशन, सो आई विल गिव यू द required answers whatever you want, right? Thank you.